नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ के सरायमीर कस्बे में। आपको बता दें, आज से महज कई साल पहले जो है 2008 की अगर हम बात कर लें, आज ये आज़मगढ़ की शिनाख्त होती है कैफ़ी साहब के गढ़ से, और लोग शिबली साहब की सरजमी बताते हैं, पंडित हरियोत की सरजमी बताते हैं। लेकिन एक दौर हुआ करता था 2008 का, जब इसे आतंकगढ़ भी कहा गया था। उसी दौरान एक पार्टी का वजूद होता है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से एक पार्टी का वजूद होता है, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मीर इरशादी साहब मुसलमानों के साथ एक तरीके से कह लीजिए अक्सरियत में उनके साथ देते हैं, और जो आतंकगढ़ का जो धब्बा लगाया गया था आज़मगढ़ पर, उसे कहीं ना कहीं मिटाने की भी कोशिश करते हैं। और कलीम जामई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से जुड़े हुए थे, उसके बाद ये ज़िला सदर भी हुए, और उसके बाद जो सरायमीर का एक दंगा हुआ था, कई संगीन धाराओं में इनको सज़ा भी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ये राजापुर सिकरौर से महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जो ज़िला पंचायत क्षेत्र राजापुर सिकरौर से इस बार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी से। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत है कलीम साहब आपका। शुक्रिया। कलीम साहब, सब पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप थे, उसके बाद पार्टी का मतलब आपका या जो भी मामला रहा हो, फिर पार्टी आपने छोड़ी क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? जी, हम लोग पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बुनियादी सदस्यों में थे, और हमने बड़ी मेहनत से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को खड़ा करने में अपना खून पसीना बहाया था। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की सियासी पार्टी बनने के बाद तरह तरह के लोग मिलते गए, जिसमें कुछ गलतफहमियां हुई, जिसकी वजह से हम लोग लाहिदगी अख्तियार किए पार्टी से, और फिर बड़ी लीडरशिप के लिए हम लोग चले गए हैदराबाद। और हैदराबाद से हिंदुस्तान की मशहूर और सबसे ताकतवर तंजीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करके हमने उनको तैयार किया कि वो पार्टी का क़याम उत्तर प्रदेश में करें। बहरहाल हमको इसमें कामयाबी भी हुई, और हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद जो काम हम चाह रहे थे, जो ज़रूरत आज हमारे आवाम को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, हमारे ज़िले के लोगों को, मुसलमानों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो एक तरह से पूरी तरह एजेंडे से मादूम रहा। इसलिए हम ये चाहते थे कि जहाँ हम हैं वहाँ पर फ़िरका परस्त अनासिर पूरी तरह से जो है कमज़ोर रहें, और जो हमारा जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो एक हमारी आवाज़ है, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन 6 साल के दौरान हमने देखा कि न कोई एजेंडा था, न कोई तहरीक थी, बस सिर्फ चुनाव और तकरीर। चुनाव और तकरीर से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। चुनाव और तकरीर से हमारे मिल्लत के मसाइल को दूर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि अब फिर से वापस चलें। हमारी ताकत, हमारी बेसात तो बहुत कुछ बदलने की नहीं है, लेकिन इस बात को चुनौती और चैलेंज लेकर के हम इंशाअल्लाह मैदान में उतरे हैं, और वापसी हमने किया है कि मजलिस इत्तेहाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बैनर से इस संगठन के साथ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज़मगढ़ की सीमा तक हम जुल्म नाइंसाफ़ी का खात्मा करने में ज़रूर कामयाब हो। जी कलीम जामई साहब, एक दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस हिसाब से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वर्चस्व जो 2008 में या 2012 में था, वो अब थोड़ा बहुत क्रेज़ देखने को मिल रहा है। चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपने बहुत ही मेहनतें की हैं, उसमें भी आप लगे रहे हैं, और हमेशा डट के हमने देखा भी है, सामना किया आपने, और जुल्म बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आप हमेशा धरना प्रदर्शन भी करते थे। तो ये बताइए, आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आपकी वापसी जो हो गई है, तो क्या लगता है जनाधार बढ़ेगा पार्टी का आपके आ जाने से? अब जी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब तक आज़मगढ़ के ज़िले के मसाइल को लेकर के चप्पे चप्पे पर लड़ती रही है, पूरे आज़मगढ़ का एक एक कोना, एक एक गोशा, एक एक सड़क, एक एक गली गवाह इस बात की है कि अगर यहाँ पर अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कोई मजबूत लड़ाई लड़ी गई है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ही नेतृत्व में लड़ी गई है। उसके अलावा इस धरती पर मैंने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन कलीम साहब, एक सवाल और है कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब का 12 तारीख को जो दौरा होता है, और ख़ास करके सरायमीर में और उन जगहों पे वो जाते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मतलब पहले से बहुत मजबूत थी, तो क्या लगता है कि जहाँ पर एक तरफ वो कहते हैं कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोगों से हाथ मिलाने को तैयार हैं सिवाय बीजेपी के, अभी तक उन्होंने उलमा से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी से क्यों नहीं हाथ मिलाया? एक सवाल तो ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वजूद ख़त्म हो गया है आज़मगढ़ से? मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा सवाल आपका है, और बहुत ही वाज़ेह जवाब देना चाहता हूँ।
कि दो चीज़ें बिल्कुल एकदम वाज़े हैं इस चीज़ में कि बैरिस्टर साहब सिर्फ मुंह से कहते हैं और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज़मीन पर उतर कर वो काम करती है। यही दो फ़र्क है। तो कहने में कोई पायदारी नहीं है, सिर्फ माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन जब कोई मौका आन पड़ता है, कोई हादसा हो जाता है, तो वहाँ ज़बान काम नहीं करती। वहाँ आप अमली तौर पर आपको उतरना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, तब आपको इंसाफ मिलता है। तो ये दोनों में यही फ़र्क है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो मतलब लोग हैं वो ज़्यादातर तकरीरों से ही मुतासिर हैं अभी तक ओवैसी साहब की। हाँ, इसलिए कि वो अभी तक किसी बड़े तूफ़ान से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब कोई मामला पड़ेगा उनको आगे आने वाले दिनों में अल्लाह हर चीज़ से हिफाजत फरमाए, ये वक्त ना आए। लेकिन हम ये जान लीजिए कि हमने तो देखा है, ख़ुद मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब मेरे ऊपर बेकसूर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया तो मैं जिस पार्टी का था, बल्कि बुनियादी रुकन था, तो मेरे ऊपर जो हालात पड़े मैं ही अपनी मिसाल दे सकता हूँ। सारे लोग, आजमगढ़ के लोग गवाह इस बात के हैं कि हमारी पार्टी MIM ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था। किसी तरह का ताउन उनकी तरफ से नहीं था। एक तरह से पार्टी ने पूरी तरह बुज़दिली का सबूत दिया था, जो इस बात की मिसाल है कि बातों से काम नहीं होने वाला है, करने वालों के साथ चलिए ताकि कुछ हो, समाज में कुछ बदलाव आए और एक बयार बहे तरक्की की। जब तक हम इंसाफ नहीं करेंगे तरक्की नहीं होगी, और कहने में और करने में फ़र्क लोगों को जानना पड़ेगा। तो क्या लगता है जिस हिसाब से ओवैसी साहब आए थे तो आजमगढ़ से क्या वर्चस्व खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वर्चस्व कैसे ख़त्म हो सकता है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल चूँकि लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ती रही है और लड़ेगी। सूबाई सदर जो शौकत अली साहब हैं माहौल के रहने वाले, वो बार बार ये कहते हैं कि उलमा का वर्चस्व और उनके पास जनाधार, उनके पास लोग नहीं रह गए, वो खोखली पार्टी, इसीलिए अब तमाम लोग मुत्तहिद हो जाइए MIM के साथ। तो क्या कहेंगे? उनके लिए बात करने का तो मैं कुछ ज़रूरी नहीं समझता कि मैं उस पर कुछ कहूँ, इसलिए कि उनकी हर बातें कोई वज़न नहीं रखता और न तो कोई उनकी वज़न देता है। इसलिए कि वो बिल्कुल गैर सियासी आदमी है। उनको ऐसा मौका मिला था, अगर वो चाहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिली मसाइल को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे बैरिस्टर साहब की नेतृत्व में, लेकिन वो पूरी तरह फेल है। किसी से मिले नहीं, मतलब जो ज़िला सदर थे अभी ओवैसी साहब आए, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई, ना फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो किए। तो मतलब यहाँ की जनता मतलब इंतज़ार जो कर रही थी, जो जनता की उम्मीदें थी कि ओवैसी साहब आएंगे, मिलेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ की आवाम बैरिस्टर साहब के दौरे को लेकर के पूरी तरह मायूस है। एक बार नहीं, दो बार आए, हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया उनको, जबकि वो हैदराबाद से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में तनहा टहलते हैं। लेकिन जब वो आजमगढ़ में आते हैं, अपने गढ़ में आते हैं जहाँ उनका स्टेट प्रेसिडेंट का घर है, उनके बाकायदा उनकी खुसूसी दावत में शरीक होते हैं, तो उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है। अपने आवाम, अपने कार्यकर्ताओं, अपने मकबूल, अपने चाहने वालों से दूर रखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही कहा जा सकता है कि वो मिलना नहीं चाहते, या वर्कर अगर उनको एक झलक देखेगा नहीं, उनके दो जुमले सुनेगा नहीं, तो वो कैसे इत्मीनान एतमाद ये कर सकता है कि वो हमारी लीडरशिप कर सकते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह समझता हूँ कि आजमगढ़ के लोग मायूस हैं और यकीनन उलमा काउंसिल के साथ वो जुड़ करके फिर से वो माहौल खड़ा करेंगे जो उलमा काउंसिल 2008 से लेकर के 12 तक उनका जो हाल था वो फिर इंशाल्लाह दिन लौटेगा। हाल ही का एक किस्सा है, ज़ियाउद्दीन जो हाजीपुर गुदना के रहने वाले थे, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया परिवार वालों के मुताबिक और मतलब उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में क्या कहेंगे? मतलब अभी भी करप्शन और क्राइम पूरी तरीके से हो रहा है, पुलिस पूरी तरीके से वर्दी का एक तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। ऐसे में पुलिस का, प्रशासन की गुंडागर्दी बिल्कुल चरम पर है। आज ये उलमा काउंसिल की पुरानी ताकत आज रही होती तो शायद इस तरह के हादसात को हम रोक सकते थे, लेकिन हमारी ताकत हम लोगों ने खुद कमज़ोर की। तो सरकार पे भी तो मतलब ये सवाल होता है कि जिस हिसाब से वो योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश से क्राइम ख़त्म करने की बात करते हैं, तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन सा क्राइम है जब जो कि आजमगढ़ में इस तरीके की बातें और हादसे पेश आया जा करते हैं? और योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। किसी तरह का कानून बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं है। कानून की बालादस्ती एक मजाक बन करके रह गई है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप पुलिस थाने से लेकर के तहसीलों में जा कर के देख लीजिए, 500 से लेकर के 5000 तक की रिश्वत आम है। मतलब
ये तो मैं हज़ार की बात कर रहा हूँ, लाखों में रिश्वत का काम चल रहा है, गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन आवाम इस परेशानी में पिस रही है। उसके सामने कोई मसीहा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है कि उनकी आवाज़ को उठा सके। यकीनन इस बात को हम अपने मुद्दे और मैनिफेस्टो में ला करके इस बात को साफ करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को अगर आपने ताकत दिया तो यकीनन इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा मिलेगा और हम लड़ेंगे इससे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कलीम जामाई साहब जो राजापुर सिगरौर से ज़िला पंचायत क्षेत्र राजापुर सिगरौर से महाप्रधानी पद के उम्मीदवार हैं। इनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। तफसीली गुफ्तगू में इन्होंने हमसे बताया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ कल भी आज़मगढ़ की आवाम थी और आज भी है, और जो विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं इन्होंने उसे नकारते हुए ये कहा है कि उन लोगों का जवाब देना भी बेहतर नहीं है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी साहब हैं वो हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बनकर सामने आते रहे हैं और हमेशा हम लोग मज़लूमों की आवाज़ बनकर सामने आते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, सराय मीर, आज़मगढ़।